कोई वेक्टर अगर ओरिजिन से शुरू होता है, कहाँ से शुरू होता है, एक्स एक्सिस से वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस, पॉइंट ए अगर ओरिजिन से शुरू हुआ उस वेक्टर को बोलते हैं पोजीशन वेक्टर, उसका नाम वेक्टर ओ है, उसी को वेक्टर ए बोलेंगे हम। और वेक्टर को हमेशा आईजेके में लिखते हैं, इसके कोएफिशिएंट जो भी होंगे, इसके कोएफिशिएंट सपोज ऐसे है, तो ये पॉइंट ए हो गया, तो वेक्टर ये आईजेके में लिखते हैं 3i - 4j + 2। अब इसको आईजेके लगा दोगे तो वेक्टर ए बनेगा, और अगर उल्टा, अगर मैं इसका आईजेके हटा दूंगा तो ये पॉइंट बन जाएगा। आईजेके हटा दिया तो पॉइंट बन जाएगा, और आईजेके लगा दिया तो वेक्टर बनेगा, लेकिन ये पोजीशन वेक्टर है, वेक्टर ए बनेगा। वेक्टर ए का मतलब समझ जाना है, वो ओरिजिन से वेक्टर ओ ए यानी वेक्टर। लेकिन जो वेक्टर वो ओरिजिन से नहीं रहते हैं, अब जैसे ये वाला, ये कोई ओरिजिन से नहीं, ये वेक्टर क्या है ए बी, इसको क्या बोलते हैं इनिशियल पॉइंट और इसको टर्मिनल पॉइंट। तो वेक्टर ए बी कैसे बनता है, फिर ये बी माइनस ए से, अभी बी माइनस ए से कैसे बनेगा, फिर आपको ए और बी दोनों पता होना चाहिए। मान के चलो 1 2 3 है ये, और ये 4 5 6, तो वेक्टर ए बी कैसे बनेगा, वेक्टर बी माइनस वेक्टर, तो वेक्टर बी लिखो, वेक्टर बी क्या होगा 4i + 5j + 6j, आई जी लगा दिया, माइनस वेक्टर ए माइनस कर दे, तो माइनस कर दे तो ये होगा i + 2j + 3k, लेकिन आप माइनस कर देना उसके साइन क्या होंगे चेंज, तो फाइनल आंसर क्या होगा 4i - 1i 3i 5 - 2 और 6 - 3। इस तरह से आपको वेक्टर ए बी मिल जाएगा। कोई भी वेक्टर है वो आईजेके में चलेगा, सिंगल रहे तो स्मॉल लेटर में लिखते हैं, पोजीशन वेक्टर को स्मॉल लेटर में, बाकी इसको कैपिटल में। अब इसका मैग्नीट्यूड यानी क्या होता है, मैग्नीट्यूड का मतलब होता है उसकी लेंथ। जैसे वेक्टर ए बी की लेंथ कितनी है उसको हम ए बी भी बोलते हैं, ए बी यानी मॉडल वेक्टर। कैसे निकालते हैं, कोई किसी का भी मैग्नीट्यूड निकालना बहुत इजी है, किसी भी वेक्टर का। अब एग्जांपल जैसे वेक्टर ए बी है, हाँ वेक्टर ए बी मान के चलो ऐसा एक्स आई वाई जे और जेड के ऐसे, तो उसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, मैग्नीट्यूड यानी कोएफिशिएंट्स का क्या कर देते हैं स्क्वायर करो, तो उसका मैग्नीट्यूड मिल जाए। जैसे यहाँ पे वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड हम निकाल सकते हैं, मैग्नीट्यूड कैसे निकालना, कोएफिशिएंट जो है ना उसका स्क्वायर कर देना, 3 स्क्वायर - 4 स्क्वायर 2 स्क्वायर, जो भी आंसर है ये हो गई इनके मैग्नीट्यूड यानी इनकी लेंथ हो गई। कितना हो गया, 9 + 16 25 + 4 29। तो इस तरह से ये हो गया वेक्टर और उसके मैग्नीट्यूड। उसके बाद होता क्या है, कभी कभी कुछ बातें आपको याद रखनी है। ट्रायंगल लॉ, ट्रायंगल लॉ में क्या होता है, जो तीन है तो तीनों की डायरेक्शन अगर कंटिन्यू रही तो क्या होता है, a + b + c क्या होता है 0। तीनों कंटिन्यू चल रहे तो कोई डिसकंटिन्यू नहीं, जहाँ से शुरू हो वहीं पे एंड आ गया तो 0। और अगर ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, a से b यहाँ थे और यहाँ तक है, लेकिन तीसरा उल्टा दिया है, तो उसको कैसे लिखते हैं, तीसरे को इन दोनों का एडिशन, a + b यानी क्या होता है वेक्टर c। इस तरह से अभी पैरेललोग्राम का लॉ पता है आपको, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में क्या होता है, जैसे अगर ये वेक्टर ए और ये वेक्टर बी है यानी एडजेसेंट साइड्स, तो ये जो क्या बोलते हैं डायगोनल है, तो डायगोनल क्या होता है, इन दोनों का एडिशन होता है। डायगोनल क्या होता है, इन दोनों का एडिशन। ये पैरेललोग्राम याद रखना, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है। अब और एक बात याद रखना, कभी भी क्वेश्चन में वेक्टर अगर ऐसे दिए मॉड में, ठीक है, मॉड में अगर जब भी देंगे वेक्टर चाहे प्लस हो या क्या हो माइनस, इफ वेक्टर्स आर गिवन, अगर ऐसे दिए ज्यादा सोचना ही नहीं, ऑलवेज सॉल्व बाय टेकिंग स्क्वायर, ऑलवेज सॉल्व बाय टेकिंग स्क्वायर, टेकिंग स्क्वायर से सॉल्व। एक बात पता नहीं लगी,
पता क्या है, देखो अगर ये ऐसा है, आपने इसका स्क्वायर किया, तो स्क्वायर किया तो क्या होता है, इसको आप दो बार लिखना, कैसे लिखना, दो बार डॉट प्रोडक्ट, क्योंकि रूल है, कौन सा रूल है, मैग्नीट्यूड का स्क्वायर यानी दो बार डॉट प्रोडक्ट। जैसे वेक्टर c माइनस डी और आप इसका स्क्वायर कर रहे हैं, तो स्क्वायर का मतलब होता है आप इसका कितनी बार कर रहे हैं, डॉट प्रोडक्ट दो बार, ब्रैकेट, यहाँ पे ब्रैकेट करना, यहाँ पे मॉड मत लिखना, क्या लिखना, ब्रैकेट, ठीक है। ये डॉट प्रोडक्ट का कंसेप्ट है, उस कंसेप्ट के आधार पर बताएंगे थोड़ी देर। इसके बाद कोलिनियर, अगर वेक्टर्स कोलिनियर रहे तो ए बी है और पी क्यू है, मान के चलो कोलिनियर है, तो क्या होगा, वन वेक्टर इज द स्केलर मल्टीपल ऑफ अदर वेक्टर, ये क्या है, स्केलर। जब भी कोलिनियर रहे, एक वेक्टर दूसरे का स्केलर मल्टीपल लिखते हैं, कोलिनियर या पैरेलल भी बोलते हैं उसको, कोलिनियर के साथ क्या लगा देना, पैरेलल, पैरेलल रहे तो, या फिर और एक कंसेप्ट है, इनके कोएफिशिएंट्स आर इन प्रोपोर्शन, कोएफिशिएंट्स आर इन प्रोपोर्शन, ये ज्यादा अच्छा रहता है, क्या कोएफिशिएंट्स को प्रोपोर्शन में लिखो, कहने का मतलब, मान के चलो सपोज वेक्टर ए बी है, ए आई बी जे सी के, और वेक्टर पी क्यू है, सपोज टी आई क्यू जे और आर के, और दोनों प्रोपोर्शन में है, कोलिनियर है या फिर पैरेलल है, तो उनके कोएफिशिएंट्स प्रोपोर्शन में लिख दो। प्रोपोर्शन में लिखने का मतलब आई का ए और इसके आई का पी, जे का बी और जे का क्यू, और के का सी और के का आर। ये सबसे ज्यादा काम की चीज है कि इनके कोएफिशिएंट्स कैसे लिखना, कंपोनेंट्स बोलते हैं एक्चुअली उनको, कंपोनेंट्स बोलते हैं, कैसे लिखना, प्रोपोर्शन, अगर पैरेलल या कोलिनियर। और ये भी याद रखना, वन वेक्टर इज द स्केलर मल्टीपल ऑफ कोलिनियर और पैरेलल, ये कंसेप्ट याद रखना, ठीक है। आपको डिस्टेंस का कभी-कभी क्वेश्चन पूछते हैं, अगर आपको ये डायग्राम अगर याद है, हाँ ज़्यादा याद किया तो ज़्यादा अच्छा है। बताओ एक्सिस पर जो पॉइंट एक्स एक्सिस पर है उसका एक्स कोऑर्डिनेट रहेगा, हाँ, लेकिन वाई और जेड क्या होता है, जीरो। जो पॉइंट वाई पर है उसका वाई रहेगा, लेकिन बाकी सब, जब भी बाकी कोऑर्डिनेट जीरो है ना, समझना कि वो पॉइंट एक्सिस पर है, बाकी दोनों जीरो चाहिए। जैसे अगर एक्स और वाई दोनों जीरो है, जैसे 0 0 3 है, समझना इसका जेड है, बाकी सब जीरो, इसका मतलब ये पॉइंट जेड एक्सिस पर है। लेकिन अब बात आती है पॉइंट्स की जो प्लेन में है, जैसे ये xy प्लेन है, तो अगर कोई xy प्लेन में है तो देखो यहाँ से x आएगा और y आएगा, x और y आएगा और z कितना होगा, 0। और ये कौन सा प्लेन है, एक z प्लेन। अब एक z प्लेन में है तो x और z आएगा और y क्या होगा, 0। और ये एक zy प्लेन है, तो zy प्लेन है तो z और y दिखेगा, इमेजिन करो ना, zy प्लेन है तो z की तरफ भी आएगा और y की तरफ भी जाएगा, दोनों मिलेंगे लेकिन कोई नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब याद रखना, जिसमें एक ही जीरो होगा, क्या होगा, एक ही जीरो, और बाकी दो नंबर दिखेंगे तो वो पॉइंट प्लेन में होगा, पॉइंट कहाँ होगा, प्लेन में। और एक ऐसा पॉइंट जो हवा में है, स्पेस में, जैसे अगर मैंने पॉइंट आर लिया, ये है स्पेस में, इसके तीनों पर, जैसे ये वाला पॉइंट आर, जैसे ये पॉइंट आर लिया, ये ओरिजिन, ये पॉइंट आर है, तो बताओ ये किसी प्लेन में नहीं, ठीक है ना, ये किसी, इसका x भी लिखेगा, y भी लिखेगा, z भी, इसके कोऑर्डिनेट क्या रहेगा, x y z तीनों रहेगा। और जो पॉइंट मैंने प्लेन में बताए थे वो नीचे थे, जैसे नीचे वाला x y प्लेन में मान के चलो, तो वो नीचे है प्लेन, तो उसमें x और y दोनों कोऑर्डिनेट है। ये दीवार, ये हो सकता है y z प्लेन, उस दीवार को तो y और z दिखे, और ये कौन सा प्लेन, x y प्लेन, जो भी प्लेन y z, तो उसमें दो दिखेंगे। और ये पॉइंट अगर यहाँ पे रहा तो वो किसी प्लेन में नहीं, इसके तीनों दिखेंगे ऐसे, वो तीनों। अब इसका डिस्टेंस है सबसे, अब बताओ इस पॉइंट का ओरिजिन से डिस्टेंस कितना, हाँ, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P ले लो, हाँ, फ्रॉम ओरिजिन, हाँ, मतलब ओरिजिन से डिस्टेंस कितना,
फॉर्मूला बताना चाहिए दो पॉइंट के बीच, मतलब दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस फॉर्मूला पेरोस्टेट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, क्या फॉर्मूला? दो पॉइंट कैसे रहते? x1 y1 z1 और x2 y2 z, उनके बीच का डिस्टेंस यानी क्या करते हैं x2 - x1 होल स्क्वायर y2 - y1 स्क्वायर। और अगर पता है, अब आप बता सकते हो डिस्टेंस ऑफ पॉइंट B फ्रॉम द ओरिजिन। अब आप ओरिजिन से पॉइंट B का डिस्टेंस बता सकते हो, क्योंकि ओरिजिन आपको पता है 0 0 0 और पॉइंट B पता है x y z, तो बता सकते हो क्या होगा डिस्टेंस OP। करो ना, इसमें से x माइनस क्या होगा पता है ना, दोनों के कोऑर्डिनेट को एक दूसरे से माइनस, तो इसके 0 0 0 है ना, इसके x y z है, करो ना तो माइनस, इसमें से 0 माइनस होगा और फिर स्क्वायर होगा, तो क्या होगा x स्क्वायर होगा ना, वो y - 0 y होगा उसका स्क्वायर और तो इसी लॉजिक लगा लो। हाँ चलो अब बताओ, अब ये डिस्टेंस ऑफ पॉइंट B फ्रॉम द प्लेन, अब इसका प्लेन से डिस्टेंस कैसा है, तो आप तीनों बातें नोट कर लो। हाँ, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट B फ्रॉम xy प्लेन, कौन से प्लेन से? हाँ, फ्रॉम yz प्लेन, फ्रॉम xz प्लेन। डिस्टेंस ऑफ पॉइंट B फ्रॉम xy प्लेन, yz प्लेन या ये प्लेन कोई भी, तो क्या करना कि डिस्टेंस ऑफ पॉइंट B फ्रॉम xy प्लेन, ये xy प्लेन, तो इसका जो डिस्टेंस है वो लेना z कोऑर्डिनेट, कौन सा लेना z। लेकिन याद रखना डिस्टेंस हमेशा कैसा रहता है, पॉजिटिव रहता है, इसलिए मॉड ऑफ z लिखा है, अगर वो z कोऑर्डिनेट अगर नेगेटिव रहा -3, तो आप क्या -3 लिखोगे क्या डिस्टेंस, या लिखोगे +3। yz प्लेन से रहा तो मॉड ऑफ x लिखना, और xz प्लेन से रहा तो क्या लिखना, मॉड ऑफ y, यानी पॉइंट का xy z से डिस्टेंस, प्लेन से xy प्लेन से yz प्लेन से, जो नहीं है वो लगा देना, जैसे yz प्लेन से x लगा देना, xz प्लेन से y लगा देना, x पॉइंट ओरिजिन से डिस्टेंस लिया, xy z से लिया, क्या डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स हो गया, और डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस रहेगा। अब चौथा पॉइंट है पॉइंट का एक्सिस से डिस्टेंस, देखो पॉइंट का प्लेन से डिस्टेंस और पॉइंट का, यहां भी देखो डिस्टेंस ऑफ पॉइंट B फ्रॉम x एक्सिस, x एक्सिस से डिस्टेंस इतना, तो फार्मूला याद रखना y² + z², फ्रॉम y एक्सिस x² + z², और फ्रॉम z एक्सिस x², यानी ये याद रखना, तीनों का मेन डिस्टेंस का फार्मूला ये है, स्क्वायर रूट वाला वही फार्मूला है। फ्रॉम x एक्सिस बोला तो ऐसा, y एक्सिस बोला तो ऐसा, z एक्सिस बोला तो किसी ना किसी पिक्चर में इसकी जरूरत है। देखो पॉइंट का डिस्टेंस x एक्सिस से और प्लेन से दोनों में फर्क होता है, जैसे ये पॉइंट है, इसका प्लेन से डिस्टेंस बोला तो ये हो गया प्लेन से डिस्टेंस। अब प्लेन से डिस्टेंस, अगर ये xy प्लेन है, कौन सा प्लेन है, कौन सा प्लेन, x है और ये y से, अब तो इस पॉइंट का xy प्लेन से डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस यहाँ पे हाइट जैसा हो गया, ये कितना होगा, जितना इतना होगा, और ये कौन सा एक्सिस है, z एक्सिस, मैंने नीचे वाले को xy बोला ना रे, फिर ये कौन सा हो गया, ये z हो गया ना, तो xy प्लेन से डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस है ना xy प्लेन से डिस्टेंस, तो बताओ कितना है ये कितना है, जितना क्या होगा z होगा, इसका z कितना होगा, तो इसलिए तो आपको लिख के दिया ना xy प्लेन से डिस्टेंस कितना, z लिख के दिया, क्यों लिख के, मान लीजिए इमेजिन करो ना xy प्लेन है, ये पॉइंट है, इसका x कोऑर्डिनेट y और z कोऑर्डिनेट कहां पे, वहां पे, कितना होगा, जितना जमीन से ऊपर होगा, उतना जमीन से ऊपर नहीं, जितना z है उतना, है ना, तो xy प्लेन से डिस्टेंस इस पॉइंट का क्या होगा, z कोऑर्डिनेट, ऐसा है। उसके बाद ये हो गया प्लेन से डिस्टेंस, और एक्सिस से डिस्टेंस, इस प्लेन का किससे डिस्टेंस, x, अब इस पॉइंट का x एक्सिस से डिस्टेंस, इस पॉइंट का
y एक्सिस बताओ फिर x एक्सिस है ना ऐसा x एक्सिस इधर है प्लेन नीचे है इसमें प्लेन का डिस्टेंस ये वाला लेकिन एक्सिस का डिस्टेंस है ये वाला x के साथ इसका y के साथ और इसका वो कैसे निकाला ठीक है ना ये इस तरीके से नहीं कैसे डिस्टेंस का फॉर्मूला है हाँ आप अगर गलती से भूल भी गए कभी तो बताओ डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है जैसे ये पॉइंट x y और ये कौन सा एक्सिस है x एक्सिस बताओ x एक्सिस पर कौन से कोऑर्डिनेट रहते हैं फटाफट बताओ x एक्सिस पर x रहता है और बाकी दोनों क्या होते हैं 1 0 0 इस पॉइंट का x एक्सिस से डिस्टेंस बताओ क्या डिस्टेंस फॉर्मूला पॉइंट का x एक्सिस से क्या डिस्टेंस ना डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड x है बताओ क्या होगा स्क्वायर रूट में करोगे चेंज क्या होगा x माइनस x होल स्क्वायर फिर y माइनस 0 होल स्क्वायर z माइनस 0 बताओ यही आंसर आएगा क्या होगा 0 का स्क्वायर में गया नाम से क्या होगा y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर आया नहीं आंसर ऐसा तो ये बेसिक फार्मूला इसका यूज किया जाएगा चलो ठीक है ये तो डिस्टेंस का पूरा हो गया इसके बाद अब आते हैं कंपोनेंट वेक्टर हो गया मिड पॉइंट हां वेक्टर का क्या है मिड पॉइंट का फार्मूला जैसे पॉइंट ए बी है और ये आर है और मान के चलो आर मिड पॉइंट है तो क्या है आर इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी अपॉन 2 लेकिन इसके बाद है सेक्शन फार्मूला सेक्शन फार्मूला जैसे कि पॉइंट ए बी है और पॉइंट आर है और ये उसको कैसे डिवाइड कर रहा है इंटरनल तो आपको पता होगा कि मैंने इसे बताया था कि पॉइंट आर ऊपर लिखना सेगमेंट एबी को डिवाइड करता है तो नीचे लिखना कौन सी रेशियो में लिखी वो नीचे लिखना और इंटरनल लिया या फिर एक्सटेंशन बराबर ऐसे बताया था फिर बताओ क्या लिखेंगे पॉइंट आर का क्या बनता है वेक्टर आर और ये आगे आपको क्रॉस बताया था क्या होगा यम वेक्टर बी यन वेक्टर ए अपॉन यम प्लस ये कैसा हो गया इंटरनली जैसा यहाँ पे और एक्सटर्नली रहा तो वही एम बी क्रॉस में माइनस एन ए अपॉन ये कैसा है पॉइंट आर डिवाइड सेगमेंट ए बी इंटरनली इन द रेशियो ऑफ एक्सटर्नली जैसा बोला वैसे एक फॉर्मूला ये हो ठीक है अब इससे उल्टी प्रोसेस अगर सेक्शन फॉर्मूला दिया तो आपको रेशियो बताना आना चाहिए जैसे कि वेक्टर c इक्वल टू 3b माइनस या 4b माइनस 3a अपॉन 4 माइनस 3 यानी बहुत छोटा ठीक है क्या प्लस होगा मान के चलो से तो बताओ पॉइंट c सेगमेंट ab को कौन से रेशियो में डिवाइड करना है पॉइंट a पॉइंट रहता है और ये सेगमेंट रहता है पॉइंट c सेगमेंट ab को सेगमेंट ab बोला मैंने तो रेशियो क्या होगा 4:3 सेगमेंट बी बोला तो रेशियो ऐसे ठीक है ये हो गया इसका उसके बाद है सेंट्रोइड फार्मूला सेंट्रोइड किसका ट्रायंगल ठीक है ना तो क्या होगा ट्रायंगल का सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल क्या फार्मूला बताओ तीनों का एडिशन अपॉन 3 और सेंट्रोइड ऑफ टेट्राहेड्रॉन ए बी सी और ए डी और यहाँ पे सेंट्रोइड है बताओ क्या होगा सेंट्रोइड ऑफ टेट्राहेड्रॉन का फार्मूला क्या है टेट्राहेड्रॉन में 4 वर्टेक्स रहते हैं ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी बाय ट्रायंगल में 3 रहते तो बाय 3 और टेट्राहेड्रॉन 4 रहते तो बाय ये इसके टेट्राहेड्रॉन का सेंट्रोइड का फार्मूला उसके बाद अपने टॉपिक पर आएंगे डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट इसका एक साथ बता देता हूँ किस तरह से रहता है नहीं चार्ट लिख लो पूरा हाँ पॉज स्टॉप नहीं पॉज काही केलं नाही तू अजून वेक्टर ए और
हाँ, ए और बी दो वेक्टर है, दोनों के बीच में एंगल कौन सा है? थीटा। तो डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला होता है ए डॉट बी इक्वल टू मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी cos थीटा। अब इसमें सब नंबर है, मैग्नीट्यूड यानी नंबर होता है और ट्रिग्नोमेट्री का आंसर भी नंबर में आता है। तो सब नंबर 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 होने के कारण इसका आंसर नंबर में आता है। नंबर को स्केलर बोलते हैं, ठीक है। अब इसी से अगर cos थीटा का फॉर्मूला बनाए तो डॉट ऊपर और मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी नीचे। वैसे ही यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या है? क्रॉस प्रोडक्ट का फॉर्मूला है मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी sin थीटा और यूनिट वेक्टर। अब ये क्या होता है, इसमें भी मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड sin थीटा सब नंबर ही है, तीनों नंबर है, ट्रिग्नोमेट्री भी नंबर रहता है। लेकिन ये यूनिट वेक्टर है ना, तो ये वेक्टर है i j के में, इसका मतलब इसका आंसर आएगा i j के में। तो i j यानी वेक्टर, इसलिए इसका आंसर वेक्टर में आएगा, i j के में आएगा। अब ये रहता कैसे, इसको ज्योमेट्री के लिए हम बता सकते हैं कैसे। a क्रॉस b ऐसा वेक्टर है जो a और b दोनों को कैसा रहता है? परपेंडिकुलर, और यूनिट वेक्टर भी उसी के ऊपर रहता है। a क्रॉस b यानी ऐसा वेक्टर जो a और b दोनों को परपेंडिकुलर है और यूनिट वेक्टर उसी पे रहता है। अब बताओ यूनिट वेक्टर का बेसिक फार्मूला क्या है? यूनिट वेक्टर का फार्मूला है, देखो यूनिट वेक्टर का बेसिक फार्मूला जो थोड़ी देर पहले लिख के देना चाहिए था वो अभी आ गया। कोई भी यूनिट वेक्टर है ना, मैं a कैप लिखता हूँ, a कैप। तो यूनिट वेक्टर का फार्मूला है क्या है? वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। तो यूनिट वेक्टर a कैप का फार्मूला क्या होगा? वेक्टर a अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। अब a के ऊपर जो पास हो रहा है उसको मैंने a कैप बोला, लेकिन आपने a कैप कुछ बोलना चाहिए, इसलिए आप n कैप बोल सकते हो। तो n कैप यानी क्या होगा? वेक्टर a अपॉन इट्स, नाम उसका मैं n कैप। वैसे ही यहाँ पे बताओ ये यूनिट वेक्टर है ना, यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या होगा? यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला, ये यूनिट वेक्टर इसी वेक्टर से पास हो रहा है, वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। यूनिट वेक्टर n क्या इसी वेक्टर से पास हो रहा है ना, तो क्या है ये? यूनिट वेक्टर इक्वल टू वेक्टर जिससे पास हो रहा है वो ऊपर वेक्टर और नीचे उसका नाम दो है, लेकिन ये एकच नाम है, ये एकच वेक्टर है। a क्रॉस b यानी दो वेक्टर नहीं है। a क्रॉस b का मतलब क्या होगा? एकच वेक्टर, नाम बड़ा है इसका, ठीक है। वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। अब बताओ ये यूनिट वेक्टर कैसा है? a क्रॉस b कैसा है बताओ? a क्रॉस b इज परपेंडिकुलर टू बोथ a एंड b। a क्रॉस b इज परपेंडिकुलर टू बोथ a एंड b। इसका मतलब n क्या b इज आल्सो परपेंडिकुलर टू बोथ a एंड b। यानी ये n क्या जो यूनिट वेक्टर है वो भी कैसा है, इसका मतलब इन दोनों को कैसा होगा? परपेंडिकुलर। इसलिए जब भी ऐसा पूछा जाए क्वेश्चन कि फाइंड यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू टू वेक्टर्स, नाम उनके नाम कुछ नहीं लेंगे, यूनिट वेक्टर बताओ जो दोनों को परपेंडिकुलर है, ये कॉम्प्लेक्स है कि भाई दो वेक्टर को परपेंडिकुलर जो यूनिट वेक्टर है वो बताओ, ये आता है तो फिर ये यूज करना पड़ता है, उन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करना और नीचे उनका मैग्नीट्यूड। अब मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हो देखो, बताओ। इसका अगर मैंने मॉड लगाया, मॉड अगर मैं लेफ्ट में मॉड लगाया तो राइट में भी क्या आता है? मॉड। तो बताओ क्या होता है? इसका अगर मैं मॉड करूंगा यूनिट वेक्टर का तो 1 आता है, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है ना, इसलिए हट जाता है। तो मॉड ऑफ a क्रॉस b का फार्मूला क्या है? मॉड ऑफ a मॉड ऑफ b sin थीटा। और a डॉट b का फार्मूला क्या है? मॉड ऑफ a। बताओ दो फार्मूले एक जैसे थे, लेकिन याद रहे इसमें cos है उसमें sin है, लेकिन याद रहिए मॉड ऑफ a क्रॉस b का फार्मूला है और ये किसका है? a डॉट b का है। हाँ, ये ऑलरेडी मैग्नीट्यूड है, ये मैग्नीट्यूड बनाना पड़ा क्योंकि वेक्टर था। बताओ sin थीटा का फार्मूला क्या बनेगा? इसी पर से sin थीटा का फार्मूला बन जाएगा। बताओ cos थीटा का कैसे बनाया मैंने? इसको डिवीजन में लेके क्या ना, तो sin थीटा का क्या बनेगा? मॉड ऑफ a क्रॉस b अपॉन मॉड ऑफ a। इस तरह से वो बनेगा। ये हो गया अपना पहला पॉइंट। अब आएंगे दूसरे पॉइंट। सेम वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? सेम वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट होता है मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। इसलिए मैंने बताया था अगर हम सेम वेक्टर कोई भी ले उसका अगर मैग्नीट्यूड का स्क्वायर करेंगे इसका मतलब उसका कितनी बार उल्टा प्रोसेस है, उल्टी भी याद रखो बात। सेम वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट यानी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। तो बताओ मैग्नीट्यूड का स्क्वायर यानी उसका कितनी बार डॉट प्रोडक्ट? 2 बार उल्टा। तो यही बात मैंने थोड़ी देर पहले आपको बोली कि अगर कभी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है इसका मतलब क्या होता है?
इसका कितनी बार करना, 2 बार डॉट प्रोडक्ट। तो फॉर्मूला ही है, सेम वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट यानी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। तो मैग्नीट्यूड का स्क्वायर यानी उसी वेक्टर का 2 बार डॉट प्रोडक्ट। ये देखो मैग्नीट्यूड का स्क्वायर यानी इसी का कितनी बार, 2 बार डॉट प्रोडक्ट। ये बहुत काम की चीज है अपने, ठीक है। अब बताओ सेम वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, सेम वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, 0 होता है। सेम सबके रीजन है, सबके रीजन है, स्टेट बोर्ड में सब डिटेल में रहते नोट्स पढ़ना, उसमें सब दिया हुआ क्यों 0, क्योंकि उसमें सब बताया था ना कि एंगल 0 होता है, इसलिए साइन 0 कितना होता है 0, इसलिए वो 0 होता है ना, ऐसा। अब आपको बेसिकली पॉइंट याद रखना है। तीसरा, अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर है, ऐसे परपेंडिकुलर, तो डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, 0। एक दूसरे को एक कॉम्प्लीमेंट्री चीज है, यानी अगर डॉट प्रोडक्ट 0 दो वेक्टर कैसे है, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर तो डॉट प्रोडक्ट। और बताओ इसमें क्या होता है, इसमें ए एंड बी अगर कैसे कोलिनियर है, कैसे कोलिनियर को याद रखना, पैरेलल भी लागू होता है, तो क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, 0। तो बताओ क्रॉस प्रोडक्ट 0 कब कब होता है, क्रॉस प्रोडक्ट 0 2 बार होता है। कौन सा, सेम वेक्टर रहे तो क्रॉस प्रोडक्ट 0 होगा, और डिफरेंट रहे तो, कोलिनियर है तो, यहाँ पे डिफरेंट रहने पर भी 0 क्यों हुआ, कोलिनियर है इसलिए 0, और यहाँ पे सेम वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट 0 और डॉट प्रोडक्ट 0 कब होता है, जब वो कैसे लेंगे, परपेंडिकुलर, तो 0 इस तरह से। अब हम आते हैं आईजे की, आप ए डॉट बी को क्या लिख सकते हो, बी डॉट ए लिख सकते हो, लेकिन ए क्रॉस बी को बी क्रॉस ए लिख नहीं सकते। लिखना तो क्या करना पड़ेगा, साइन क्या करना पड़ता है, चेंज करना, ठीक है। ये कम्यूटेटिव रहता है, ये कम्यूटेटिव नहीं रहता। अब हम आएंगे इस पर आईजे के बारे में। बता, अगर आईजे के में सेम वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट आया तो क्या होगा, आई डॉट आई या जे डॉट जे या के डॉट के, क्या होता है इसका, 1 होता है, ठीक है। और डिफरेंट आए तो आई डॉट जे या जे डॉट के या के डॉट आई, अगर डिफरेंट आए तो क्या होता है, 0। क्यों होता है, आपको बताया अभी मैंने, अगर वेक्टर परपेंडिकुलर है तो डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, 0। आई जे के एक दूसरे को परपेंडिकुलर रहते, क्यों, आई जे के कहां पर रहते, कहां पर रहते आई जे के, एक्स वाई और जेड। एक्स पर आई रहता है, इस पर जी, इस पर, और एक्स वाई जेड एक्सिस एक दूसरे को कैसे रहते हैं, परपेंडिकुलर। तो आई जे के एक दूसरे को परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर डॉट प्रोडक्ट 0 होगा, इसलिए आई जे जे के क्या है, कुछ भी रहे, ये परपेंडिकुलर है सब, परपेंडिकुलर डॉट प्रोडक्ट 0, इसलिए आई जे के का 0। बताओ इसका 1 क्यों हुआ, इस सेम वाले का 1 क्यों हुआ, इधर देखो, सेम वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, फिर आई डॉट आई क्या होगा, अरे आई डॉट आई क्या होगा, मॉड ऑफ आई स्क्वायर, आई डॉट आई क्या होगा, मॉड ऑफ आई स्क्वायर, और आई का मैग्नीट्यूड कितना होगा, यूनिट वेक्टर है, मैग्नीट्यूड कितना होता है, इसलिए 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1। इसलिए आई डॉट आई जे डॉट जे यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर है तो मैग्नीट्यूड का स्क्वायर कितना होगा, 1 अच्छा, मैग्नीट्यूड इज 1 इसका। अब बताओ यही चीज अगर क्रॉस में, बताओ आई क्रॉस है, जे क्रॉस जे और के क्रॉस के। अब बताओगे, जल्दी जल्दी बताओ, आप कौन सी प्रॉपर्टी पढ़े थे, सेम वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा, 0। फिर ये समझ है, तो सेम वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा, 0। बताओ दोनों में फर्क क्या है, डॉट पे 1 आता है, सेम रहा तो, और क्रॉस में क्या आता है, 0। आपको ये बेसिक प्रॉपर्टी याद रखनी पड़ेगी, सेम वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट 0 है, और सेम वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 है, सेम वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट 0 है, सेम वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, 1 नहीं, बेसिक याद रखो, मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ये याद रखो। यानी अगर आप कंफ्यूजन भी हो गए आई जे के में, तो ये वाली प्रॉपर्टी लगाना ना, अगर आई क्रॉस आई है क्या होता है, ये प्रॉपर्टी याद रखो ना, सेम वेक्टर का प्रोडक्ट 0 तक आई क्रॉस आई 0 हो जाएगा। अगर आई डॉट आया है तो ये समझ में नहीं आया, अरे ये प्रॉपर्टी याद रखो, सेम वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या है, मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, फिर मॉड ऑफ आई स्क्वायर होगा, मॉड ऑफ आई स्क्वायर कितना होता है, 1, क्योंकि आई का मैग्नीट्यूड 1, आई जे की यूनिट है मैग्नीट्यूड। इन प्रॉपर्टी से आप अगर आप भी कुछ कंफ्यूजन हो गया तो इससे रास्ता निकल जाएगा। चलो बताओ, अगर डिफरेंट आए तो
I क्रॉस जे आया तो बताओ आई जे की लिंक क्या करता है? बताओ आई के बाद क्या आता है? जे, और जे के बाद क्या आता है? ऐसे ही एरो आता है आई जे। तो बताओ अगर आई जे आया तो क्या आंसर लिखना? के। जे क्रॉस के आया तो क्या लिखना? आई। और तीसरा के क्रॉस आया तो क्या लिखना? जे। और अगर उल्टा आ गया तो माइनस, यानी आई क्रॉस जे का के होता है, लेकिन जे क्रॉस आया है, जे क्रॉस आया है तो माइनस। इधर देखो, अगर जे क्रॉस के है तो आंसर क्या है, और के क्रॉस जे है तो उसका आंसर क्या है? तो याद रखना आई जे के रहता है, आई जे के आई ऐसा। तो बताओ जे के बाद क्या आता है? बराबर। ये अगर बराबर है जे के बाद के तो आंसर आएगा। लेकिन अगर ये के जे तो के जे उल्टा हो गया, के जे तो इसका आंसर क्या आएगा? ऐसा चाहिए, आई ऐसा, ये भी आई फिर जे फिर ऐसा ऐसा एरो। तो अगर मैं बोलता हूँ के जे तो उल्टा हो गया ना, एरो ऐसा है, आई जे के ऐसा एरो। ये तो जे के जे बोला उल्टा उल्टा बोल रहा है तो माइनस, और जे के बोला तो जे के बराबर है, जे के बराबर। तो जे क्रॉस आएगा के ऐसा ही आता है माइनस। ये हो गया क्रॉस प्रोडक्ट का बेटा देते हैं। स्केलर प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए और वेक्टर बी। प्रोजेक्शन ये होता है जैसे वेक्टर बी नीचे, वेक्टर ए ऊपर, प्रोजेक्शन है उसकी छाया, उसकी शेडिंग। लेकिन शेडिंग कैसे? किसी को जैसे सावली पड़ती है नहीं बनते कोणती सावली तर तिरपी कशी रही, तसा नहीं, परपेंडिकुलर, यानी यहाँ से संग्रह जैसी परपेंडिकुलर आ रही है। तो ऐसे अगर परपेंडिकुलर आ रही है तो इतने ही पोजीशन पर इसकी शेड आएगी, किसकी? वेक्टर ए की। अगर सूरज की किरणें यहाँ पे होती तो वेक्टर ए की शेडिंग बहुत दूर आती जमीन पर, इस पर वेक्टर बी पर बहुत लंबी आती, डिपेंड करता है। अगर डायरेक्ट ऊपर से आ रहा है तो क्या होगा? बहुत छोटी से उतना जो आएगा वो वेक्टर ए का प्रोजेक्शन है, किस पर? वेक्टर बी प्रोजेक्शन है उसकी शेड ऐसा ये। तो उसको निकालेगा, ये डिस्टेंस है, ये जो है ये आप नंबर में अगर लिखोगे, नंबर में मैग्नीट्यूड नंबर है ना, वो लेंथ है ना, तो लेंथ की बात करोगे तो स्केलर प्रोजेक्शन बोलोगे। और अगर आप इसको वेक्टर में रिप्रेजेंट करना चाहते हो तो वेक्टर प्रोजेक्शन, वेक्टर में लिखना है, आईजेके में लिखना है, इतने इसको आईजेके में लिखना क्योंकि वेक्टर है नहीं, तो ये वेक्टर प्रोजेक्शन। और इतने पोर्शन को लेंथ के हिसाब से लिखना, लेंथ कितनी भी ये उसको बोलते हैं स्केलर प्रोजेक्शन। और एक को दो तरीके से बता सकते हैं ना, जैसे ये वेक्टर है, इसको मैं आईजेके में भी लिख सकता हूँ, हाँ 2i, ये इसका मतलब मैंने इसको आईजेके के फॉर्म में लिखा और उसको लेंथ के फॉर्म में लिखता हूँ, ए बी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर है, ये बीच ना दोनों, लेकिन ये लेंथ बताई और यहाँ पे क्या होता है? वेक्टर फॉर्म में लिखा, ये वेक्टर प्रोजेक्शन और ये स्केलर प्रोजेक्शन। तो दोनों का फॉर्मूला क्या? फॉर्मूला कि किस पर है वो दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर लेना दोनों में, बस इसमें याद रखना किस पर है? ऑन वेक्टर बी तो वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, इसमें भी ऑन वेक्टर बी तो वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, बस इसमें स्क्वायर है और एक वेक्टर भी ज्यादा है, यहाँ पे स्क्वायर भी है और यहाँ पे वेक्टर भी ज्यादा है, उतना याद रखिएगा। चलो ठीक है, अब इसके बाद हम आते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन। बॉक्स प्रोडक्ट लिखते पहले, बॉक्स प्रोडक्ट को क्या बोलते हैं आप? एसटीपी यानी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट।
ए डॉट बी क्रॉस सी, उसको हम सिंपली क्या बोलते हैं, ए बी सी, पहले के बाद डॉट, बाकी दोनों का क्रॉस। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है, इसको सॉल्व कैसा करते हैं, नंबर में ए डॉट बी क्रॉस सी, क्या करना है इसका, डिटरमिनेंट, और डिटरमिनेंट पहले किसके कोएफिशिएंट लिखना, वेक्टर ए के, फिर वेक्टर बी के, और फिर वेक्टर सी के। समझ रहे हैं नाम से, इसका मतलब इनके इस तरह से कोएफिशिएंट लिखना, आंसर नंबर में इस तरह से इसको सॉल्व कर दो। अब एक बार याद रखना, अगर इसमें एनी टू कोई भी दो वेक्टर अगर सेम आ गए, देखो ए बी ए जीरो, क्यों जीरो, एसटीपी में तीन में से कोई भी दो सेम आए तो जीरो आंसर होगा। जैसे पी पी और आर ऐसा है तो भी जीरो, क्यों, पी पी दो सेम होगा, यहाँ पे ए और ये सेम हो गया, पहला और तीसरा सेम हो गया, पहला और दूसरा से कोई भी दो सेम आ गए तो एसटीपी की वैल्यू क्या होती है, जीरो। तीसरा और जीरो क्या होती है, अगर इफ वेक्टर ए बी सी कोप्लेनर है, कैसे है, कोप्लेनर है, तो कोप्लेनर है तो भी इनका एसटीपी कितना होता है, जीरो। एसटीपी दो बार जीरो होता है, कब, अगर तीनों वेक्टर कैसे कोप्लेनर है तो एसटीपी जीरो होगा, और कोई भी दो वेक्टर सेम है तो भी, इसका बहुत काम है। कोप्लेनर है तो एसटीपी जीरो, उल्टा अगर एसटीपी जीरो तो कोप्लेनर। और ये सॉल्व करने की टेक्निक पता है कैसे, अब इनको लिखने की टेक्निक है, आप इनको आपस में चेंज करके लिख सकते हैं। आप ए बी सी को अगर अपने तीनों को चेंज कर दिया, इसको तीनों को, यानी ए की जगह बी, बी की जगह सी और सी की जगह ए, याद है ना, बताया था तीनों छोड़ते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ए की जगह बी, बी की जगह सी, ए और ये बी, बता तीनों ने अपनी जगह छोड़ दी तो क्या बताया था, याद है, तीनों अपनी जगह छोड़ के दूसरी जगह जा रहे हैं, तो कोई फर्क पड़ता नहीं, सब कैसे रहते सेम। इसका आंसर 20 तो सबका आंसर 20। लेकिन अगर कोई, देखो कोई भी अपनी जगह नहीं, ए अपनी जो पहले फर्स्ट पोजीशन पर था, देखो अभी ये फर्स्ट पोजीशन पर नहीं है, वो चला गया, बी सेकंड पर था, अभी सेकंड पर नहीं है, सी थर्ड पर था, अभी सी थर्ड पर नहीं है, वो अपनी जगह पर नहीं रहेगा, दूसरी जगह जाए, दूसरी किसी भी जगह जाए, बस वो अपनी जगह नहीं रहेगा, तो समझ लो कि दोनों एसटीपी से। लेकिन अगर मैंने ये बी को अपनी जगह पे रखा, ए अपनी जगह पे नहीं, सी भी अपनी जगह पे नहीं, बदल गया, लेकिन बी तो अपनी जगह पे है ना, अरे उसने छोड़ी क्या, नहीं, तो ऐसे केस में क्या होता है, साइन चेंज, यानी अगर दो वेक्टर अगर इंटरचेंज हुए तो साइन चेंज, और तीनों की तीनों इंटरचेंज हुए तो एच, तीनों इंटरचेंज हो गए तो एच, और दो इंटरचेंज हुए तो साइन। मान के चलो मैंने सी को अपनी जगह पे रखा और ए और बी को इंटरचेंज, तो सी तो अपनी जगह पे, सी पहले भी थर्ड था, अभी भी थर्ड है, तो वो कहाँ चेंज हो गया, तो क्या होगा, साइन। हाँ, अगर तीनों की तीनों इंटरचेंज होते तो साइन चेंज नहीं होगा। और बताओ, अगर मैंने ए को अपनी पोजीशन पर रहने दिया और बी और सी क्या होगी इंटरचेंज, लेकिन ए तो अपनी पोजीशन पर है, तो क्या होगा, साइन चेंज। तीनों जब होते हैं इंटरचेंज तो साइन चेंज। ये प्रॉपर्टी याद रखना, कोप्लेनर की जीरो, दो रहे तो जीरो, और सॉल्व करने की टेक्निक। वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइपेड क्या होता है, हाँ क्या होता है, एसटीपी को कोटर्मिनस एजेस, कोटर्मिनस एजेस जो रहती है पैरेललोपाइपेड में, तीन कोटर्मिनस यानी जो एक ही जगह से शुरू होती है, जैसे ये है ऐसे,
वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर एक ही जगह से निकलने वाली ग्रुप या एक जगह आने वाली ग्रुप, ठीक है ना, वो है कोडर। उसका क्या है वॉल्यूम क्या है एसटीपी ऑफ कोटर्मिनस फेजेस, जो आपके सिलेबस में नहीं है। और टेट्राहेड्रॉन का क्या 1/6, दोनों का कैसे सेम ही बस 6 का फर्क है। हाँ, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसीडी याद रखो, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी हाफ AB क्रॉस AC, यानी क्या बता AB क्रॉस AC, यानी A से शुरू करो तो AB और AC, अगर आप B से शुरू करोगे तो B और ध्यान में A से शुरू करो तो दोनों AC रहे, B से क्या तो दोनों B से, B और B से, A से लिया तो दोनों A से या दोनों B से या दोनों C से, ऐसे। ये हो गया एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। उसके बाद बताओ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या है? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ध्यान से A क्रॉस B, बताओ A और B क्या है? A and B are adjacent sides, और दूसरा है मॉड ऑफ C क्रॉस D, C and D are डायगोनल। देखो पैरेललोग्राम का जो एरिया है ना, उसमें दो कैटेगरी है, कौन सी? देखो अगर आपको एडजेसेंट साइड पता है, एडजेसेंट साइड तो मॉड ऑफ A क्रॉस B, और अगर आपको एडजेसेंट साइड नहीं पता और क्या पता है डायगोनल पता है, क्या पता है तो उसका भी क्रॉस प्रोडक्ट है, बस क्या आएगा हाफ। दोनों फार्मूले एक जैसे, मतलब क्रॉस प्रोडक्ट तो दोनों जगह करना है, साइड्स का क्रॉस प्रोडक्ट करो या डायगोनल का करो, साइड्स दिए तो साइड का करना, डायगोनल की तो डायगोनल का करना, बस हाफ लगाना या डायगोनल भी करना। अब इंफॉर्मेशन कौन सी दे दी उसको डिपेंड है। और ट्रायंगल का एरिया, ट्रायंगल का एरिया किसी भी एक साइड से दो नाम ले लेना, A से B, A से C, B से और B से C, इस तरह से ये लाइन चैप्टर में लीजिए नेक्स्ट वाला वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। लास्ट पॉइंट है अभी वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, वेक्टर ट्रिपल A क्रॉस B क्रॉस C, तो A क्रॉस B क्रॉस C का फॉर्मूला याद रखो, A डॉट C B, ठीक है ना, A डॉट C इंटू B, फिर A डॉट B इंटू C। अब इसकी प्रॉपर्टीज, हाँ इसकी प्रॉपर्टीज में याद रखो रे। एक बात बताओ, इधर देखो, हाँ नहीं क्रॉस प्रोडक्ट का बताया था ना आपको, याद हो? क्रॉस प्रोडक्ट को उल्टा लिखा तो क्या होता है साइन चेंज, ये पहला और ये दूसरा। अगर मैं इनको ऐसा लिख दूं आगे पीछे तो बताओ क्या होगा? बेसिकली ये क्रॉस प्रोडक्ट का ऐसा समझो, क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होता है A क्रॉस B को B क्रॉस से लिखा तो क्या होता है साइन चेंज, वैसे इसको मैंने अगर D क्रॉस से पहले लिख क्या होगा साइन चेंज। हाँ, और इसको हम ऐसा लिख नहीं सकते, यानी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी मतलब ना, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी याद है ABC वैसी जैसे, बस जो ब्रैकेट सेकंड थर्ड को वही किसको लगाते हैं ABC जैसा है वैसा, और सेकंड और ये इधर ब्रैकेट है, इसको एसोसिएटिव लॉ बोलते हैं लॉजिक में, वो लगाना नहीं, वैसा होता नहीं। A क्रॉस B क्रॉस से एक क्रॉस ऐसा सेम होता नहीं। ठीक है, अब बताओ
ये बात याद रखना, I क्रॉस J क्रॉस K आंसर कितना लिखना 0। इसके ऊपर सोचना क्यों 0 आता है, ठीक है। वेक्टर के प्रोडक्ट में आईडेंटिटी का आंसर कितना आता है 0। चलो ठीक है, अभी सिर्फ बचा ये है कि डायरेक्शन रेशियो तो डायरेक्शन वो साइन अल्फा बीटा क्या, जब उसके पिक्चर रहेंगे तभी उसको, क्योंकि वो एक छोटा सा पोर्शन है, उसका काम ज्यादा किसमें लाइन चैप्टर है, वेक्टर में उसका काम बहुत कम, ठीक है। तो इतना हो गया, अभी हम पिक्चर लिखते हैं। बेसिक में लिखना, जो भी बेसिक पढ़े ना वेक्टर का, इसमें ये चीज का इसका डायरेक्ट आंसर है। बताओ क्या होता है सेम वेक्टर, अगर ऐसा लिखा तो यानी ये ऐसा नहीं किया, ठीक है। मैग्नीट्यूड का स्क्वायर क्या होगा, इसका 2 बार लिखना पड़ता है, लेकिन कैसे ऐसे याद है। अब बताओ क्या ए डॉट ए, हाँ फिर ए डॉट बी, फिर बी डॉट ए, फिर बी डॉट बी, ए डॉट ए, ए डॉट बी, बी डॉट ए, बी डॉट बी, सेम वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट यानी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। ये मैग्नीट्यूड का बताओ, ए डॉट बी और बी डॉट ए का चुका तो क्या होगा ट्वाइस ए डॉट बी। अब आप इसका डायरेक्ट आंसर याद रखो, ए प्लस बी होल स्क्वायर का आंसर, ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर ट्वाइस ए, याद रहे मॉड में रहेंगे ये। तो बताओ ए माइनस बी होल स्क्वायर का आंसर डायरेक्ट बताओ, ए स्क्वायर और ये बी स्क्वायर आएगा और क्या आएगा माइनस आएगा ऐसा, बताओ दोनों माइनस में आ जाएंगे। हाँ ए डॉट ए माइनस बी माइनस ए बी, ठीक है ना, ये बराबर वैसे ही है। ये बता रखना, इसका आंसर डायरेक्ट लिखने की कोशिश करो, ए स्क्वायर वैसे भी बी स्क्वायर, लेकिन याद रखना ए स्क्वायर बी स्क्वायर कैसे लिखना मॉड, ए स्क्वायर बी स्क्वायर मॉड, और ये मॉड में नहीं ये डॉट, ये याद रखना इंटीग्रल। चलो ठीक है शुरू करते हैं। अब बताओ एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिया उन्होंने, a प्लस लैम्बडा b इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर c, a b c तीनों दे दिए और ये उससे परपेंडिकुलर बता लैम्बडा कितना। अब बता परपेंडिकुलर है तो क्या होता है, हाँ और बेसिक में और 2 बातें रहेगी, वेक्टर ए डॉट बी, हाँ मान के चलो वेक्टर है 2i माइनस 3j प्लस 4k और वेक्टर भी है i प्लस 4j 5k। तो डायरेक्ट करना डॉट प्रोडक्ट, कैसे करते डॉट प्रोडक्ट, i का i के साथ, तो 2 1 जा 2, j का j के साथ 4 3 जा 12 माइनस 2, k का k के साथ 5 4 जा 12, हो गया 2 माइनस 12 माइनस 10 और ये 20 कितना है। ये ऐसा करना, जो भी डायरेक्ट टच करना, i का i के साथ कितना, j का j के साथ और k का k के साथ, ये हो गया डॉट प्रोडक्ट सॉल्व करना। और क्रॉस प्रोडक्ट कैसे सॉल्व करते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट सॉल्व करते हैं डिटरमिनेंट से, पहले क्या लिखते हैं i j k, बताओ पहले वेक्टर a के लिखते हैं, वेक्टर a के बोलो 2 माइनस 3 4 और वेक्टर b के बोले 1 4 7, फिर का क्या करते हैं क्रॉस प्रोडक्ट, बोलो क्या होगा 5 3 जा 15 माइनस 50 माइनस 60, बीच वाले का साइन चेंज, बोलो कितना 10 माइनस 4 और इसका 4 2 जा 8 प्लस 3 कितना है माइनस 31 आए माइनस 6j प्लस 11। आप क्रॉस प्रोडक्ट डायरेक्ट कर सकते हो क्या, आप क्रॉस प्रोडक्ट डायरेक्ट कर सकते हो, पूछ रहा हूँ मैं कुछ आपको डायरेक्ट, यानी आपको ए और बी पता है तो डायरेक्ट आंसर, ए और बी पता है आपको तो डायरेक्ट आंसर। बताओ क्रॉस प्रोडक्ट का आंसर आईडीकी में आता है, अरे आता है ना, पहले आय आता है ना, तो जब आय आता है तो कौन मल्टीप्लाई करता है, आय को कौन करता है जे और के मल्टीप्लाई, जे और के आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। जब आपके सामने वेक्टर ए रहेगा
y माइनस 3j प्लस 4k और वेक्टर b रहेगा i प्लस 4j प्लस 5k। तो आप देख के नहीं कर सकते? बताओ a क्रॉस b चलता है, i लिख लो और मल्टीप्लाई करेंगे j और k कितना होगा -15। पहले यहाँ से करना, ऊपर पहले ये है ना a क्रॉस b बोला तो a से शुरू हो, क्या होगा -15 -16, ठीक है ना? जो भी वो भी मन में कर लिया, -30 बना है, हो गया। फिर j, तो j है तो कौन करेंगे बाकी दोनों, कितना 10 और ये -4 मतलब 10 -4 6 आएगा, लेकिन उसका साइन चेंज करना है क्योंकि j को साइन चेंज -6 और k का करना है, तीन दोनों को कर दो, किन दोनों 4 2 8 प्लस 3, इसका -3 आता है 11 समझ रहे क्या कुछ? डायरेक्ट मैंने ये ना करते हुए, हाँ एग्जांपल के लिए बताओ वेक्टर ये 2i प्लस j, हाँ और यहाँ पे -3 और वेक्टर भी है i माइनस 4j प्लस 5। अब बताओ डायरेक्ट एक क्रॉस b, हाँ i का मतलब ना, बताओ j की कितना होगा बोलो 5 और इसका 12, 5 माइनस 12, इसके आंसर का उल्टा लेना पड़ता है ना, 5 1 5, इसका -4 -3 कितना होता है 12 प्लस 12, बताओ 5 माइनस 12, 5 माइनस 12 यानी कितना -7, समझ रहे? अब बताओ 6 का 5 2 10 और ये कितना होता है -3, तो +3 10 + 3, लेकिन क्या होता है साइन चेंज -13j और k का लेना है तो इन दोनों का -8 करना है तो करो भाई, -8 और इसका 1 आता है, तो 1 है तो क्या होगा -2, कितना होगा फिर -9। वैसे वही देख देख के आपस में मल्टीप्लाई करके हो, बाकी तो आपकी इच्छा, आपको दूसरी प्रैक्टिस करनी। ये भी लॉजिक है ना, i का निकालते समय j और k को करो, j का निकालते समय बाकी दोनों कर दो, k का निकालते समय बाकी दोनों को कर दो, तो बाकी आपकी इच्छा। चलो बताओ ये वाला पॉइंटर कैसा है परपेंडिकुलर, कैसा है परपेंडिकुलर, बताओ परपेंडिकुलर है तो क्या होता है? अरे दो वेक्टर कैसे परपेंडिकुलर है तो क्या पढ़े थे हम वेक्टर चैप्टर में, परपेंडिकुलर रहे तो डॉट प्रोडक्ट क्या होता है 0, परपेंडिकुलर डॉट प्रोडक्ट क्या होता है 0, और कोलिनियर रहे तो क्रॉस प्रोडक्ट 0, कोलिनियर रहे तो डॉट, परपेंडिकुलर रहे तो क्यों, उसका बेसिक है मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी cos थीटा। अगर वेक्टर ए और वेक्टर बी परपेंडिकुलर रहे तो एंगल कितना होगा 90, cos 90 कितना होगा cos 90 0, तो पूरा डॉट प्रोडक्ट 0 आएगा, यानी परपेंडिकुलर रहे तो cos 90 होगा 0 हो जाएगा, तो डॉट प्रोडक्ट आंसर 0 आएगा। ये उसके पीछे का रीजन है कि परपेंडिकुलर डॉट प्रोडक्ट 0। अब हो गया 0, अब कैसा करें सर, लैम्डा कैसे निकालें? आपको एबीसी समझ पता है, क्या करो पहले डिस्ट्रीब्यूट करो a डॉट c प्लस लैम्डा b डॉट c इक्वल टू कितना 0, यानी डिस्ट्रीब्यूट का मतलब सबको डॉट प्रोडक्ट लगा, a डॉट c भी होगा और b डॉट c भी होगा। अब बताओ a डॉट c कितना होता है, अब अलग अलग करने की जरूरत नहीं, वही पे देख के बता दो a डॉट c, a का c के साथ डॉट प्रोडक्ट करके बताओ, अलग डॉट प्रोडक्ट a और c का क्या होता है, i का i के साथ 2 3 जा 6, j का 1 के साथ 2 1 जा 2 और k का इसके कितना 0 जा 6, ये हो गया a डॉट c। और b डॉट c ये कितना होगा -3 2 1 जा 2 और ये 1 2 जा 2, बोलो कितना होगा 12 और 2 14, 14 प्लस लैम्डा कितना होगा 1 0, तो लैम्डा 14 प्लस लैम्डा इक्वल टू 0, तो लैम्डा कितना हुआ आ गया। तो कहने का मतलब आपको सिर्फ एक बात पता होनी चाहिए थी
कि परपेंडिकुलर है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? 0। उसके बाद फिर करो a डॉट c फिर b डॉट c डिस्ट्रीब्यूट, सबको लगाए, ये सबको लगाए और a डॉट c के कर सकते हैं दोनों का डॉट प्रोडक्ट, और को b डॉट c, ठीक है। इसलिए पहले इसकी प्रैक्टिस करो, इसलिए ये प्रैक्टिस जरूरी है आपको अलग से। डॉट प्रोडक्ट डायरेक्ट कैसे करते हैं? आएगा कैसे? 2 × 2 3 × 2 4 5 ऐसे, ये प्रैक्टिस ज्यादा जरूरी है। वैसे क्रॉस प्रोडक्ट की प्रैक्टिस ज्यादा जरूरी है, वो आप डायरेक्ट कर पाओ तो ज्यादा अच्छा रहता है और फिर सबकी वैल्यू पता चलेगी।